प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत करेंगे। जिसमें से सर्वप्रथम यथाक्रम जिस प्रकार से एक राज्य को प्रस्तुत किया जाता है उसी क्रम से सबसे पहले तरुण भारद्वाज गुजरात की ऐतिहासिकता का विवेचन करेंगे। उसके बाद दयाराम गौतम गुजरात के भूगोल तथा जलवायु का विश्लेषण करेंगे। भास्कर भट्ट गुजरात की संस्कृति पर अपना वक्तव्य देंगे। उसके बाद अंत में जयकिशन वर्तमान में गुजरात की परिस्थिति को बताएंगे तथा प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित कुछ विषयों का विवेचन करेंगे। तो सर्वप्रथम गुजरात की ऐतिहासिकता का विवेचन करने के लिए मैं तरुण भारद्वाज से निवेदन करूंगा, वो आके अपना प्रस्तुतिकरण करें। जी धन्यवाद दयाराम जी। नमस्ते मैम, नमस्ते सर, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज का हमारा विषय है पश्चिम भारत का एक राज्य गुजरात। तो ये तो हम सब जानते हैं कि गुजरात भारत के पश्चिम में स्थित है, लेकिन मेरा विषय है गुजरात के इतिहास के बारे में बताना। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि गुजरात की नाम की उत्पत्ति कैसे हुई। तो गुजरात का नाम गुजरत्ता से आया और गुजरात का जो गुर्जरों का जो साम्राज्य था वो 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक गुजरत्ता के नाम से जाना जाता था। गुर्जरों द्वारा रक्षित भूमि को गुजरत्ता कहा जाता है। प्राचीन महाकवि राजशेखर ने गुर्जर प्रतिहार का संबंध सूर्यवंश या रघुवंश से बताया है और कुछ विद्वान इन्हें मध्य एशिया से आए आर्य भी बताते हैं। अगर हम बात करें गुजरात के इतिहास की तो इसको 3 उपवर्गों में बांटा गया है, जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं। प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़ा जाता है। गुजरात का इतिहास पाषाण युग के बस्तियों के साथ शुरू हुआ था। इसके साथ चोल, कौथिक और कांस्य युग के बस्तियों जैसे सिंधु घाटी सभ्यता से था। गुजरात का इतिहास लगभग 2000 वर्ष पुराना है और माना जाता है कि जब श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर आए थे तो उन्होंने द्वारिका नगरी की स्थापना की, जो कि वहां का प्रवेश द्वार कहलाया। आने वाले वर्षों में मौर्य, गुप्त, गुर्जर, प्रतिहार तथा अन्य अनेक राजवंशों ने इस प्रदेश पर राज किया। चालुक्य राजवंश अर्थात सोलंकी गुर्जरों का शासनकाल गुजरात में प्रगति और समृद्धि का युग था। महमूद गजनवी की लूटपाट के बावजूद चालुक्य राजवंशों ने यहाँ के लोगों की समृद्धि और भलाई का पूरा ध्यान रखा। अब मैं थोड़ा सा विस्तृत में बता दूं तो गुजरात के इतिहास, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि गुजरात का इतिहास प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक उपवर्गों में बांटा जा सकता है। तो प्राचीन की बात करें तो इसको सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़ा जा सकता है। माना जाता है कि गुजरात में सबसे पहले गुर्जर आकर बसे, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से थे। इसके बाद मौर्य वंश आया, जिसके राजा चंद्रगुप्त मौर्य और उनके पुत्र राजा अशोक ने इस क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित किया। उनकी मौत के बाद कई राजवंश आए, जैसे शाका, सुंगा, मैत्रका, चेरा, सोलंकी और बघेला आदि, जिन्होंने गुजरात पर राज्य किया। और फिर यहाँ पर मुसलमानों ने आक्रमण किया और लगभग 400 साल तक अपना शासन किया। महमूद गजनी से लेकर अलाउद्दीन खिलजी और राजा अकबर तक सभी ने गुजरात को जीता। लेकिन आने वाले समय में इन राजाओं को मराठा राजा श्री छत्रपति शिवाजी ने सत्ता से बाहर कर दिया। उसके बाद 7वीं शताब्दी में अंग्रेजों के आने से मराठा शक्ति थोड़ा दबाव में आ गई और राज्य की कई रियासतों में बट गया, जैसे अहमदाबाद, भरूच, पंचमहल, कैरा और सूरत, जिस पर अंग्रेजों ने राज किया। आजादी की लड़ाई के दौरान गुजरात उन स्वतंत्रता सेनानियों का केंद्र बन गया जो वहां जन्मे थे। आजादी के बाद गुजरात बंबई राज्य का एक हिस्सा बन गया, जिस पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने शासन किया। 1 मई 1960 में बंबई राज्य को महाराष्ट्र और गुजरात में बांटा गया और इस प्रकार 1 मई 1960 को गुजरात की स्थापना हुई। जैसा कि मैंने बताया कि जो प्राचीन इतिहास है वो सिंधु घाटी सभ्यता वाला था, जिसमें अनेक राजवंशों का वर्णन है, और मध्यकालीन इतिहास मुस्लिम शासकों के प्रति था, जिसमें उन्होंने 400 वर्ष तक अपना शासन किया। और आधुनिक इतिहास हम सभी जानते हैं 17वीं शताब्दी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने हमारे देश की रियासतों को अपने ऊपर अलग अलग माध्यमों से उनको कब्जाना शुरू किया और वहां पर शासन करने लगे। तो वो हमारा मध्यकालीन और थोड़ा सा आधुनिक इतिहास की तरफ बढ़ने वाला समय था। और आधुनिक इतिहास तब हुआ जब हम स्वतंत्रता के प्रति अपनी आंदोलन कर रहे थे और उसी समय
जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया तो गुजरात की स्थापना हुई। धन्यवाद। गुजरात के भूगोल के बारे में आगे मैं दयाराम जी को आह्वान करता हूँ। सभी को यथा योग्य प्रणाम। जैसा कि मेरा पहला विषय है स्वतंत्रता से पूर्व तथा स्वतंत्रता के बाद की गुजरात की जो स्थिति है भौगोलिक, उसका विवेचन करना है मेरे को। पहला मेरा टॉपिक यह है। इसके अंतर्गत मैंने रखा है कि ब्रिटिश काल और उसके बाद दो समय में गुजरात की कैसी स्थिति थी या कैसे बटा हुआ था गुजरात। तो स्वतंत्रता से पहले गुजरात का वर्तमान क्षेत्र मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त था। एक ब्रिटिश क्षेत्र, दूसरा देसी रियासतें। राज्यों के पुनर्गठन के कारण सौराष्ट्र के राज्यों एवं कच्छ के केंद्र शासित प्रदेश के साथ पूर्व ब्रिटिश गुजरात को मिलाकर द्विभाषी बंबई राज्य का गठन किया गया था। 1 मई 1960 को वर्तमान गुजरात राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। गुजरात भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। इसके पश्चिम में अरब सागर, उत्तर में पाकिस्तान, उत्तर पूर्व में राजस्थान, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश तथा दक्षिण में महाराष्ट्र है। और राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल जो है 1,96,024 किलोमीटर है। अब इसके जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका जो विभाजन है वह 3 प्रकार से किया गया है। तो गुजरात को 3 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। यह विभाजन क्षेत्र के समता तथा विषमता को देखते हुए किया गया है। तो उसमें जो पहला विभाग है वह है सौराष्ट्र प्रायद्वीप, जो मूलतः एक पहाड़ी क्षेत्र है। बीच बीच में मध्यम ऊंचाई के पर्वत हैं इस क्षेत्र में, इसलिए पहला जो है यह हो गया। उसके बाद दूसरा विभाग जो है वह कच्छ, जो पूर्वोत्तर में उजाड़ और चट्टानी है। विख्यात कच्छ का रण इसी क्षेत्र में आता है। जो हम इतिहास आदि में पढ़ते हैं या नॉर्मल जो चर्चा आती है कच्छ रण की, वह इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और गुजरात का जो मैदानी क्षेत्र है, जो कच्छ के रण और अरावली की पहाड़ियों से लेकर दमन गंगा तक फैली है। तो इस प्रकार हम जो है गुजरात को भौगोलिक दृष्टि से 3 भागों में बांट सकते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है भूगोल तथा जलवायु। भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर स्थित होने के कारण इस राज्य में देश का तीसरा सबसे लंबा समुद्री किनारा है, जो कि 300 किलोमीटर लंबा है। भौगोलिक तौर पर राज्य के 3 मुख्य उपविभाजन है। उत्तर पूर्व में बंजर और पथरीला कच्छ, जिसमें कच्छ का प्रसिद्ध रण या रेगिस्तान शामिल है, और छोटे पहाड़ों से बना पहाड़ी क्षेत्र सौराष्ट्र या कठियावाड़। मुख्य भूमि कच्छ से शुरू होकर दमन गंगा नदी तक है, जो कि कछारी मिट्टी से भरी है। गुजरात से साबरमती, नर्मदा, तापी, दमन गंगा आदि नदियां गुजरती हैं, जो कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत पवित्र मानी जाती है, जिनका कथन साहित्यों में अनेक प्रकार से किया गया है और जिनके पवित्रता के बारे में अन्यत्र भी सुनाई देती है, चर्चा है। तो राज्य के उत्तरी और पूर्वी भाग की सीमा अरावली, सतपुड़ा, विंध्य एवं सह्याद्री पर्वतों से घिरी हुई है। राज्य का एक बड़ा हिस्सा गिर, डांग और पंचमहल जैसे जंगलों से ढका हुआ है। इन जंगलों में नम और सूखे दोनों तरह के वनस्पति मिलते हैं। उनमें से खासकर कच्छ के पास के इलाकों में कांटेदार वनस्पतियां हैं। गुजरात के दक्षिणी भाग की आबोहवा नम है तथा उत्तरी भाग की आबोहवा शुष्क है। राज्य में बारिश का सालाना औसत 33 से लेकर के 152 सेंटीमीटर है, जबकि डांग में लगभग 190 सेंटीमीटर बारिश दर्ज होती है। गुजरात के कर्क रेखा पर स्थित होने के कारण उत्पन्न कठिन जलवायु को खंभात की खाड़ी और अरब सागर जो है सहजता प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार जो है गुजरात का भूगोल और जलवायु दोनों चीजें जो है, कहीं पर्वत की अधिकता है तो कहीं समतल है, इस प्रकार जो है मैनेज हो जाता है दोनों से, एक दूसरे से। तो अंत में टॉपिक रखा हुआ है मैंने सीमाएं, कि सीमाएं कहाँ कहाँ लगी हुई है इसकी। तो आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक सभी परिप्रेक्ष्यों में अन्यों से बेहतर गुजरात भारतवर्ष के पश्चिमी भाग पर स्थित देश का महत्वपूर्ण राज्य है। विशाल अरब सागर इसकी भूगोलीय सीमा है तथा इसके पश्चिम में पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, उत्तर में राजस्थान है, दक्षिण में महाराष्ट्र, दमन, दीव, दादरा जैसे केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन सब के मध्य गुजरात अपनी अद्भुत दर्शनीयता के कारण अद्वितीय सा प्रतीत होता है।
मेरा विषय यही समाप्त होता है। अग्रिम प्रस्तुति के लिए मैं भास्कर भट्टा को गुजरात की संस्कृति के लिए आभारी करता हूँ। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज का मेरा विषय है गुजरात की संस्कृति। पश्चिम भारत के समुद्र के किनारे पर बसा गुजरात भारत का एक बहुत ही प्राचीन और खूबसूरत राज्य है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। यहाँ सभ्यता और संस्कृति बहुआयामी होने के कारण संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। गुजरात सभी प्रकार से संपन्न राज्य है। यहाँ की प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, धार्मिक स्थल, ऐतिहासिक स्मारक, लावण्य समुद्री तट तथा प्राकृतिक सौंदर्य पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। गुजरात के केवल पर्यटन स्थल ही प्रसिद्ध नहीं है, अपितु यहाँ का स्वादिष्ट भोजन भी बहुत प्रसिद्ध है। गुजरात के प्राकृतिक और सांस्कृतिक सौंदर्य को प्रदर्शित करने वाले कुछ स्थल इस प्रकार से हैं, जिसमें सबसे पहले सोमनाथ। सोमनाथ एक अत्यंत प्राचीन और पवित्र शिव मंदिर है। यह हिंदू धर्म के लोगों के लिए एक पवित्र धार्मिक स्थल है। इस मंदिर में उपस्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। सोमनाथ मंदिर अत्यंत वैभवशाली और पवित्र होने के कारण संपूर्ण विश्व में धार्मिक व पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। यह मंदिर हिंदू धर्म के लोगों के लिए आस्था और समृद्धि का प्रतीक है। इस मंदिर की बनावट अत्यंत ही मनमोहक और अविस्मरणीय है। पर्यटकों एवं भक्तगणों के लिए यह मंदिर एक अद्वितीय स्थान है। मंदिर के दर्शन का समय सुबह 6 बजे से शाम के 9 बजे तक है। श्री सोमनाथ मंदिर के अलावा सोमनाथ में बहुत से ऐसे धार्मिक व पर्यटन स्थल हैं, जैसे सोमनाथ बीच, पंच पांडव गुफा, लक्ष्मी नारायण मंदिर, देवोत्सर्ग तीर्थ, सूरज मंदिर, त्रिवेणी संगम आदि। इसके बाद आता है पोरबंदर। यह स्थान महात्मा गांधी के जन्म स्थली के रूप में प्रसिद्ध है। यह अपने ऐतिहासिक समुद्री बंदरगाहों के लिए भी जाना जाता है। पोरबंदर के समुद्री तट गुजरात के समुद्री तटों से खूबसूरत है। गुजरात का भ्रमण करने के लिए अक्सर पर्यटक और श्रद्धालु पोरबंदर से ही अपनी यात्रा का शुभारंभ करते हैं। इसके बाद आता है अहमदाबाद। साबरमती नदी के किनारे बसा गुजरात एक औद्योगिक शहर के रूप में जाना जाता है। औद्योगिक शहर होने के साथ साथ यह एक ऐतिहासिक नगर भी है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर शहर भी कहा जाता है। मैनचेस्टर का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है। मैनचेस्टर इंग्लैंड की एक सिटी का नाम है, जहां पर कपड़ों का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है और अहमदाबाद में भी कपड़ों का उद्योग ज्यादा होता है, तो इसलिए अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाने लगा है। अहमदाबाद में प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाता है। इस अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में देश विदेश से पतंगबाज अपनी कलाबाजी दिखाने के लिए आते हैं और इस महोत्सव को देखने के लिए देशी और विदेशी पर्यटकों का तांता लगा रहता है। इस अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में भिन्न भिन्न रंग और बड़े आकार की पतंगे उड़ाई जाती है, जो दिखने में बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य भारत की सभ्यता, संस्कृति का प्रदर्शन करना होता है। ऐसे महोत्सव भारत की एकता और अखंडता को प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद गांधीनगर आता है। अहमदाबाद से 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांधीनगर गुजरात राज्य की राजधानी है। गांधीनगर शहर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर बसाया गया है, जिसे ग्रीन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अहमदाबाद की तरह यह भी साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है। गांधीनगर का सबसे प्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटन स्थल 1992 में बना अक्षरधाम मंदिर है। यह मंदिर स्वामी नारायण को समर्पित है। यहाँ प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ के पर्यटन स्थल इंड्रोडा नेचर पार्क, अडालज त्रिमंदिर, डंडी कुटीर, सरिता उद्यान, अगोरा मॉल, विठल भाई पटेल भवन इत्यादि हैं। नेक्स्ट आता है द्वारका। चारों धामों में द्वारका भी एक धाम है। यह प्राचीन और पवित्र देवभूमि समुद्र के किनारे पर बसा है। द्वारका कृष्ण नगरी के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि
द्वारका को श्री कृष्ण ने बसाया था। यह हिंदू धर्म के लोगों के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल है। धार्मिक दृष्टि से इस नगर का महत्व अत्यधिक है। द्वारका में सबसे प्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटक स्थल श्री द्वारकाधीश मंदिर है, जो द्वारका का मुख्य आकर्षण का केंद्र है। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए यह मंदिर बहुत ही शांति प्रिय और मनोरम है। यह मंदिर वास्तुकला की दृष्टि से बहुत ही अद्भुत है। इसके बाद आता है नर्मदा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की भव्यता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नर्मदा भारतीय राज्य गुजरात का एक जिला है। नर्मदा लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। यह 182 मीटर ऊंची है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। प्रत्येक सोमवार को रखरखाव के लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्मारक बंद रहता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अलावा नर्मदा में बहुत से पर्यटन स्थल हैं, जैसे स्वामीनारायण मंदिर, नीलकंठ धाम, सरदार सरोवर बांध, सुल्पेश्वर मंदिर, विशाल खादी इको कैंप साइट, जरवानी फॉल्स इत्यादि। इसके बाद आता है सूरत। सूरत का पुराना नाम सूर्यपुर था। यहाँ पर हीरे की कटिंग, पॉलिशिंग और कपड़ों का उद्योग अधिक मात्रा में होने के कारण इस शहर को सिल्क सिटी और डायमंड सिटी के नाम से भी पुकारा जाता है। सूरत को गुजरात की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ के पर्यटन स्थल अमाजिया वाटर पार्क, गोपी तालाब, डुमोस बीच, इस्कॉन टेम्पल, अंबिका निकेतन मंदिर, सूरत किला, नंदी बीच आदि हैं। इसके बाद गुजरात के त्योहारों के बारे में। भारत के पश्चिमी भाग में बसा समृद्धशाली राज्य गुजरात अपने त्योहारों और सांस्कृतिक उत्सवों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। भाद्रपद अर्थात अगस्त सितंबर मास के शुक्ल पक्ष में चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी के दिन गुजरात के तरणेतर गांव में भगवान शिव की स्तुति में तरणेतर मेला लगता है, जहां श्रद्धालुओं की बहुत ही अधिक भीड़ होती है। और भगवान कृष्ण द्वारा रुक्मणी से विवाह के उपलक्ष्य में चैत्र अर्थात मार्च अप्रैल के शुक्ल पक्ष की नवमी को गुजरात के पोरबंदर के पास माधवपुर में माधवराय मेला लगता है। और उत्तरी गुजरात के बनासकांठा जिले में हर वर्ष मां अंबा को समर्पित अंबाजी मेला आयोजित किया जाता है। गुजरात राज्य का सबसे बड़ा वार्षिक मेला द्वारिका और डाकोर में भगवान कृष्ण के जन्म दिवस जन्माष्टमी के अवसर पर बड़े हर्षोल्लास से आयोजित होता है। इसके अलावा गुजरात में मकर संक्रांति, नवरात्रि, डांगी दरबार, शामलाजी मेले तथा भावनाथ मेले का भी आयोजन किया जाता है। गुजरात के नृत्य। गुजरात के लोक नृत्य गुजराती संस्कृति और परंपरा की पहचान है। गुजरात की पहचान गीतों, नृत्यों और नाटकों की अपनी समृद्ध संरक्षित परंपरा से है। गुजरात के सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य गरबा, डांडिया, टिप्पणी, रास्का, पधार नृत्य, डांगी नृत्य इत्यादि हैं। इनमें से गरबा गुजरात का एक लोकप्रिय नृत्य है और भारत के सभी हिस्सों में प्रसिद्ध है। यह नृत्य गुजरात की महिलाओं द्वारा किया जाता है और इसका शक्ति पूजा से संबंध है और इसकी उत्पत्ति देवी जगदम्बा की पूजा में मानी जाती है। नवरात्रि के समय यह नृत्य पूरे 9 रातों में किया जाता है। यह लोक नृत्य शरद पूर्णिमा, वसंत पंचमी और होली जैसे अवसरों पर भी किया जाता है और महिलाओं द्वारा एक गोलाकार रूप में प्रस्तुत किया जाता है। आमतौर पर केडिया और चूड़ीदार को प्रदर्शन के दौरान पहना जाता है और इस नृत्य रूप के वाद्य यंत्रों में डमरू, तबला, नगाड़ा, मुरली, तुरी, सहनाई आदि शामिल है। इसके अलावा गरबा का एक और रूप है जिसे गरबी के रूप में जाना जाता है, जो मुख्य रूप से पुरुषों द्वारा किया जाता है। डांडिया भी गुजरात के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है। डांडिया के नृत्य रूप को छड़ी नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। इस नृत्य में इस्तेमाल की जाने वाली लाठी को देवी दुर्गा की तलवार माना जाता है। डांडिया में पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल हो सकते हैं। यह मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा एक सुंदर लयबद्ध तरीके से किया जाता है। इन नृत्यों को करते समय वह आमतौर पर पारंपरिक गुजराती पोशाक पहनते हैं, जैसे कि आकर्षक ग्रासे, चोली, बंदनी, दुपट्टे इत्यादि। गुजरात के भोजन। गुजराती भोजन
देश के बाकी हिस्सों से बहुत ही अनोखा और विशिष्ट है, क्योंकि यहाँ ज्यादातर लोग मुख्य रूप से शाकाहारी हैं। यहाँ के स्थानीय व्यंजन मीठेपन व नमकीन के मिश्रण से बनते हैं, जो कि अन्य किसी भी भारतीय व्यंजनों के विपरीत हैं। जैसे खिचड़ी, चाय, ढोकला, कचौरी, भजिया, चाट, खाजा, चकरी, मालपुआ, पेड़ा, बर्फी, दूध पाक इत्यादि गुजरात के प्रमुख खाद्य पदार्थ हैं। और चोलफाली, घोघरा जैसे नाम गुजरातियों द्वारा विशेष रूप से दिवाली, त्योहारों के अवसरों पर तैयार किए जाते हैं। गुजरात के कृषि एवं उद्योग। गुजरात कपास, तंबाकू और मूंगफली का उत्पादन करने वाला देश का प्रमुख राज्य है तथा यह कपड़ा, तेल और साबुन जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है। यहाँ की अन्य महत्वपूर्ण नगदी फसलें इसबगोल, धान, गेहूं और बाजरा है। गुजरात के वनों में उपलब्ध वृक्षों की जातियां सागौन, खेल, हल्दरियों, सादात और बांस है। धन्यवाद। इसके बाद मैं जय किशन महोदय को सामान्य ज्ञान से गुजरात से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों और इस विषय और वर्तमान में गुजरात इस विषय पर वह प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद। सर्वेभ्यो नमो नमः। मेरा आज का विषय है, मैं जो गुजरात से संबंधित हमारे जो कुछ प्रश्न हमारी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे कि सीटेट, डीएसएसबी, रेलवे, एसएससी एक्सेट्रा, इन सभी में जो गुजरात से संबंधित जो कुछ प्रश्न आते हैं, मैं उनको यहाँ सभी सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जो गुजरात है हमारा भारत का एक राज्य है जिसकी राजधानी गांधीनगर है और इसका सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है। गुजरात की जो जनसंख्या है वो 6,04,39,692 के लगभग है। इससे घनत्व है 308 प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल है 1,96,024 वर्ग किलोमीटर और गुजरात में कुल 33 जिले शामिल हैं। गुजरात की जो राजभाषा है वो गुजराती है और गुजरात का गठन 1 मई 1960 में 15वां राज्य के रूप में गठन किया गया था। गुजरात में जो सरकार है वो गुजरात सरकार है। वहाँ के जो वर्तमान में जो राज्यपाल हैं वो आचार्य देवव्रत हैं, वो विजय रूपाणी जो कि भाजपा के सदस्य हैं। और जो गुजरात में जो हमारी विधायिका है वो एक सदनीय विधायिका है और वहाँ पे जो विधानसभा और भारतीय संसद के उपलक्ष्य में अगर हम देखें तो राज्यसभा में कुल गुजरात से 11 सीटें हैं और लोकसभा से 26 सीटें। राज्यसभा और लोकसभा के विषय में आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं एक बार दोबारा प्रकाश डाल देता हूँ। जो हमारी भारतीय शासन व्यवस्था है उसके 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो उसी विधायिका जो कि हमारी भारतीय संसद के नाम से प्रसिद्ध है, उसी में हमारे 2 सदनीय विधायिका है भारतीय संसद में जो है, उसमें एक सदन है उच्च सदन और एक है निम्न सदन। तो उच्च सदन को हम राज्यसभा के रूप में जानते हैं और लोकसभा में हमारी कुल 545 सीटें होती हैं, जिसमें से 2 सीटें राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और 543 सीटों का प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। तो 543 सीटों में से 26 सीटें हमारे लोकसभा में गुजरात राज्य से हैं। राज्यसभा में कुल सीटें 250 हैं, 250 सीटें हैं, जिसमें से 11 सीटें जो हैं राज्यसभा की जो हैं गुजरात राज्य से हैं और इनका चुनाव सभी का अब प्रत्यक्ष रूप से होता है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। अगला हमारा था उच्च न्यायालय। जो गुजरात में उसके उच्च न्यायालय है, वहाँ का एक ही उच्च न्यायालय है गुजरात में केवल, जो कि और वहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश है वो विक्रमनाथ। राज्य है वो हमारा आर्थिक दृष्टि से 5वां बड़ा राज्य है। गुजरात एशियाई क्षेत्र एशियाटिक लाइन है और वहाँ का जो राज्य पक्षी है वो ग्रेटर राजहंस, ग्रेटर फ्लेमिंगो है। वहाँ का जो राज्य फूल है वो गेंदा है, जो कि हमारे कई प्रतियोगी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कई बार। और हमारा जो गुजरात राज्य है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से ये 9वां सबसे बड़ा राज्य है। गुजरात राज्य में सबसे जो बड़ी नदी है गुजरात राज्य की वो साबरमती नदी है, जो सबसे बड़ी है। उसके बाद हमारी तापी नदी आती है। और गुजरात राज्य में एक हमारे जो सरदार सरोवर परियोजना चलाई गई थी वो नर्मदा नदी पर, जो प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। गुजरात राज्य की सबसे ऊंची चोटी गिरनार है। गुजरात राज्य का एकमात्र जो हिल स्टेशन है, जब कई बार कई प्रतियोगी परीक्षा में पूछ लिया जाता है, वो सापुतारा है।
अब आते हैं हम गुजरात के कुछ प्रमुख बांधों के बारे में विश्लेषण करेंगे, जिसमें से पहला बांध है हमारा दांतेवाड़ा बांध, जो कि पश्चिम में बनास नदी के तट पर, बनास नदी के ऊपर बनाया गया है। दूसरा बांध है धोरी बांध, जो कि मधुमती नदी के पार बना है, हिरन आई डैम के नाम से भी जानते हैं। सरदार सरोवर बांध, जो कि हमारे प्रतियोगी परीक्षा के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट है, से संबंध प्रश्न किए जाते हैं। जैसे कि जो सरदार सरोवर बांध है वो कौन सी नदी पर बनाया गया है? नर्मदा नदी पर बनाया गया है। और सरदार सरोवर बांध को 1961 में इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, इस परियोजना का। और इससे सरदार सरोवर बांध से संबंधित इसको रोकने के लिए के आसपास जो लोग थे वहाँ उन्होंने एक पर्यावरण आंदोलन भी चलाया था, जिसका नाम था नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये इससे प्रमुख प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है हमारा बिहार और नागालैंड के साथ गुजरात ऐसा तीसरा राज्य है जहाँ शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये प्रश्न पूछा जाता है। गुजरात में गिर वन नेशनल पार्क जो है वो दुनिया में एशियाई शेरों का एकमात्र जंगली आबादी का घर है। मतलब कि जो एशियाई शेर है उनके लिए वहाँ एक घर बनाया गया है जिसे गिर वन नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। वो पूरे दुनिया में एकमात्र वो शेरों का घर है। वहाँ के जो प्रमुख त्योहार हैं, जैसे कि हमारे भास्कर जी ने बताया कि वहाँ का रण उत्सव है एक, जो कच्छ जिले में मनाया जाता है, ये भी पूछ लिया जाता है कई बार। और वहाँ का अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव जो कि अहमदाबाद में मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव को उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है। उसका श्यामला जी मेला जो कि अरावली जिले में मनाया जाता है, भवनाथ महादेव मेला जो कि भवनाथ मंदिर जो कि जूनागढ़ में स्थित है वहाँ मनाया जाता है। मोढेरा नृत्य, मोढेरा डांस, सूर्य मंदिर मोढेरा यहाँ पर मनाया जाता है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे गुजरात के जो प्रमुख नृत्य हैं, जैसे कि भाई भास्कर जी ने बताया भवाई, डांडिया, गरबा, आधार, टिप्पणी। लेकिन इन सभी में से जो गुजरात के जो नृत्य के रूप में जो प्रश्न आते हैं हमारे, वो डांडिया के और गरबा के ऊपर अधिक प्रश्न आते हैं। इसलिए डांडिया और गरबा जो है ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनके रूप में हमारे जरूरी हैं। इसके बाद आते हैं हमारे कुछ वहाँ के वन्य अभ्यारण्य, जो कि राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य जो है। वहाँ का जो पहला गिर नेशनल पार्क है, इसमें आपको बताया कि वो गिर नेशनल पार्क हमारा क्या नाम है, शेर के एशियाटिक लायंस के लिए प्रसिद्ध है। वो तलाला गिर के पास एक वन और वन्य जीव अभ्यारण्य है। उसके बाद जम्बू घोड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि जम्बू घोड़ा तहसील में स्थित एक वन्य जीव अभ्यारण्य है। जेसोर स्लॉथ भालू अभ्यारण्य जो कि बनासकांठा जिले में स्थित है। कच्छ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभ्यारण्य, कच्छ जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभ्यारण्य है जिसे लाला बर्जन अभ्यारण्य के रूप में भी जाना जाता है। जाखू गांव तुलका अक्सा गुजरात भारत में स्थित है। ये नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, यह अहमदाबाद के सनंद गांव में स्थित है। अगला है हमारा 6 नंबर का जो है वो भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य है। भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य जिसे जंगली गधा वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहा जाता है, गुजरात में कच्छ के छोटे रण में स्थित है। और इससे संबंधित एक प्रश्न और भी आता है यहाँ पर, जो है हमारा नर्मदा नदी के ऊपर, जैसा कि भास्कर जी ने बताया, वो है हमारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। वो विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है और इसका जो ये हमारे जो लौह पुरुष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी स्मृति में बनाया गया था। और ये किस धातु का बना है ये भी इससे संबंधित प्रश्न आता है। वो है हमारा लोहे का बना हुआ है। पूरा संपूर्ण जो मूर्ति है ये पूरी लोहे की बनी हुई है। इसे आज का ही समाप्त होता है। धन्यवाद। जी मैम, हमारी प्रस्तुतिकरण ये समाप्त होती है।